Yes, sir. Recording started now. Just हाँ confirm सर me. आगे। Okay, sir. Yes. Good evening, Hans. Good evening, sir. Good evening. Okay, sir. Good evening to all of you. सबको मेरे तरफ से फिर से गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग किस बात की? सर गुड इवनिंग इस बात की कि हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे सर? सर हम लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी लॉ में एकदम फाउंडेशन लेवल कंपनी लॉ चल रहा है अभी, जिसमें बेस स्ट्रांग बनाने का काम चल रहा है। और एक चीज सर, लास्ट जो 2 लेक्चर्स रिसेंटली मैंने कंपनी लॉ में कंप्लीट किया, जिन लोगों का बाई चांस मिस है या फिर नहीं हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, प्लीज एक बार बैकअप से कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस कंपनी लॉ का एकदम इनिशियल स्टेज के बारे में बात किया कि भाई कंपनी लॉ क्या है, कहाँ से आया है, क्या इनका जरूरत क्या है ना। मतलब एक लॉ पढ़ेंगे और उसका जरूरत नहीं समझेंगे तो फिर बिना जरूरत का तो इंसान को कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। हर चीज का जरूरत होता है। जरूरत बने नीड। जैसे प्यार का भी जरूरत पड़ता है, तब इंसान प्यार का भी भूखा बन जाता है कि भाई मुझे प्यार करो। सो जस्ट लाइक दैट एवरीथिंग, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज ऑलवेज देयर। मतलब हर चीज का एक कार्य होता है और उसके पीछे एक कारण होता है। जैसे अभी हम लोगों का कार्य क्या है सर? व्हाट इज द, मतलब इफेक्ट क्या है, मतलब क्या करना है सर? सर कंपनी लॉ पढ़ेंगे। तो कंपनी लॉ में, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो सर एज यू ऑल कैन सी, ये एकदम बेसिक लेवल कंपनी लॉ चल रहा है, जिसपे मैंने ऑलरेडी जो मैंने पढ़ाया दैट इज डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ाया। ठीक है कि भाई कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेशन, सॉरी इनकॉर्पोरेशन तो आज पढ़ाऊंगा मैं आपको। प्रिलिमिनरी लेवल में मैंने आपको एक्चुअली शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, मैंने कंपनी लॉ जो है सर, इसका पूरा बेसिक्स चर्चा किया, उसका एप्लीकेशन लेवल एंड डिफरेंट डेफिनेशन जो सेक्शन 2 कवर किया है। कौन कवर किया है सर? सेक्शन 2। तो मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा। इवन डेफिनेशन चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चंस हो सकता है, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशंस किया है ना सर। डेफिनेशन चैप्टर से कैसा क्वेश्चन हो सकता है, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया। तो मैंने जो डिस्कशन किया, मैं उसी के बारे में थोड़ा बात करूंगा कि आपको अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पर बताया गया। अच्छा, कुछ लोग अभी टेस्ट वगैरह भी दे रहा है सर क्लास में, ऑफलाइन में एज वेल एज ऑनलाइन पे। तो सभी के लिए बोल रहा हूँ सर कि जब आप लोग टेस्ट दे रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉ के साथ बिल्कुल पंगा मत लेना। पंगा मैंने कहना ये चाहता है सर, लॉ को इतना हल्का से मत लेना। कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सोच के, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा पढ़ लेंगे और कुछ भी लिख देंगे। ऐसा परसेप्शन माइंड के अंदर अगर है तो उसको हटाओ दिमाग से। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉ थ्योरी नहीं है, लॉ इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मैंने जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो लॉ में या पढ़ोगे आगे आगे, ये सब चीज रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। मतलब बेसिकली जब कोई डिस्प्यूट होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, और जो भी काम होता है सब लॉ से होता है। आप क्लास करते रहते हो ना, आपको हर बात मैं बोलता रहता हूँ, और हर दिन मैं कोई कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप लॉ को पढ़ो, सेक्शन को इग्नोर ना करें। ठीक है, जितना हो सकता है सेक्शन के साथ ऑलवेज जुड़े रहे, सेक्शन सबसेक्शन को याद करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। बार बार बोल रहा हूँ सर, बाद में ना बोलना सर, है ना। गाना याद आ गया सर, एक रैप गाना है, बाद में ना बोलना, वैसा ही बाद में ना बोलना कि सर आपने बोला नहीं, बोला सर। ठीक है, कई बार हम लोग बात सुनते हैं और एक कान से घुसाते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। छोड़ो सर, चलो सर आज क्या पढ़ाओगे वो बताओ। सर आज ये पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे सर आज। सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सर इसका माने, सर इसका मतलब ये है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। माने सिंपल बात है, कंपनी बनाए कैसे जाते हैं। सर इतना इंटरेस्टिंग बात। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग। आखिर कंपनी कैसे बनता है ये आज मैं बात करूंगा। लेकिन कंपनी कैसे बनता है इसका तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप को समझने के लिए आपको वेरियस कंपनी के बारे में जानना है ना।
तो वो सब भी बीच बीच में बात करूंगा। जैसे आप देख सकते हो कि इनकॉर्पोरेशन माने कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कॉर्पोरेट जॉब, है ना, तो कॉर्पोरेट माने कंपनी, है ना, इनकॉर्पोरेट माने कंपनी बनाना, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन कहाँ जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है सर? सर इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, है ना, एमसीए पोर्टल के थ्रू से रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ के आपको सारा डिटेल्स फाइल करना पड़ता है। सर वो प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कि कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा सर, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैसे बनाओगे, पब्लिक कंपनी कैसे बनाओगे, 1% कंपनी कैसे बनाओगे, एनपीओ कैसे बनाओगे, सेक्शन 8, एनपीओ को क्या बोलते हैं सर? सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, है ना। ये सब डेफिनेशंस आप लोग हाल फिलहाल में पढ़े हो, है ना, डेफिनेशंस भी आप लोग हाल फिलहाल में पढ़े हो कि व्हाट इज ओपीसी। मैंने ओपीसी के बारे में बोला था सर? अच्छा, अगर मैं नहीं बोला था मैं फिर आज बता दूंगा कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज 1% कंपनी। कंपनी बनाने के लिए तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है सर, जिसके बिना आप कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते। इस दो डॉक्यूमेंट का नाम है सर एमओए एंड एओए। सर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। मतलब एक्चुअल में एमओए कैसे देखने में होता है मैं ये भी दिखाऊंगा। मतलब देखने में एज वेल एज आगे जाके जब आप लोग एक चार्टर्ड बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। नॉर्मली ये सब का जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना, इसमें सीएस करते हैं, नॉट जस्ट सीएस, एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, सभी का रोल प्ले होता है। बट कंप्लायंस में सीएस का स्पेशल एरिया है, नो डाउट। तो कंपनी में एमओए कैसे बनाया जाएगा, एओए कैसे बनाया जाएगा, है ना, तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। कंपनी बनाने से पहले ये जरूरी होता है। मैं बताऊंगा कि एमओए क्या है, एओए क्या है, और इनका, इस डॉक्यूमेंट्स का क्या पावर है, ये भी बताना पड़ेगा। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गया ना, फिर क्या होता है ना, एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब अब कंपनी क्या कर सकता है। लो मैं आ गया, समझ रहे सर? कौन बोलेगा? कंपनी, ठीक है। कंपनी कहता है कि लो मैं आ गया, हाँ, मैंने बचना है हसीनो नहीं, बचना है बिजनेसमैन, लो मैं आ गया, ठीक है। तो वैसे इधर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रजिस्टर्ड ऑफिस और कंपनी, नो हाउ द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज इफेक्टेड, know about authentication, documents, proceedings, contracts, executions of bills of exchange, etc. सर ये सब क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स का मामला है सर। हाँ सर, हर चीज एक कंपनी कर सकता है। तो कंपनी क्या कर सकता है वो तो कंपनी बनने के बाद ही पता चलता है। तो मैं आपको कंपनी बनाने के बारे में कुछ बात आज करूंगा, कुछ नहीं बहुत बात, मतलब एक आध बात नहीं है सर। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैं नोट शेयर कर लूंगा सर, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है ऑलरेडी वो पढ़ाई चालू कर दिया है, आई नो सर। तो देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड रिलेटेड मैटर्स, इसमें आपको कंपनी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। एमओए माने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सर इन सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि सर एमओए क्या होता है, तो आप इतना समझ जाओ कि एमओए माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। सर कॉन्स्टिट्यूशन माने देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। माने एक कंपनी चलाने के लिए कंपनी का संविधान। सर हर चीज का संविधान होता है, आपका घर का भी एक संविधान है। मैंने सर कहीं तो देखा नहीं, सर है, आपके घर में कुछ नियम होता है, आपका पापा आपका माँ आपको सिखाया है कि हमारे घर में ये नियम चलता है ना। कभी कभी आप बोलते हो नहीं मेरे दोस्त के घर में ऐसा है, तो आपका माँ पापा तब शायद ऐसे बोलते हैं, दोस्त का घर का नियम दोस्त के जैसा, हमारे घर के नियम हमारे जैसा, है ना। तो जो नियम आपको आपका पेरेंट्स बताते हैं या दादा दादी है तो वो बताते हैं, है ना, नाना नानी बताते हैं, मतलब जो भी घर के बड़े होते हैं, पेरेंट्स का मानना क्या है कि जो घर के बड़े हैं, जो पूर्वज हैं, मतलब जो एंसेस्टर हैं, ये सब एंसेस्ट्रल वाइज घर का कुछ नियम होता है। तो वो नियम क्या है? वो घर का नियम बेसिकली घर का संविधान है कि हमारे घर में ऐसा चलता है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी के घर में कोई भी नियम चले, बट कंपनी बनाने का एक सिस्टम होता है, कंपनी बनाने का, कंपनी चलाने का एक सिस्टम होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, मेमोरेंडम जो होते हैं वो बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और एक आर्टिकल देख रहे हैं ना सर, ये आर्टिकल जो होती है कंपनी का रूल बुक होता है, ठीक है। एक हो गया संविधान, जिसके बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकता, और एक हो गया आर्टिकल जिसको बोलते हैं रूल बुक, माने डे टू डे चेंज वगैरह हो सकता है,
बट रूल मेंटेन करना चाहिए। सर क्या है ये डॉक्यूमेंट? सर बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा अभी बात हुआ तो दिखा दे क्या? चलो लगे हाथ दिखा देते हैं। मेरे पास एमओए एओए, ये शेयर मार्केट क्लास में ना जरूरत होता है बहुत बार। एमओए एओए टाटा पावर का दिख रहा है, इसको भी ओपन कर सकता हूँ मैं, शायद प्रीवियस क्लास में कभी दिखाया था या शेयर मार्केट में दिखाया था। एमओए और एक कंपनी का शायद मेरे पास है, मतलब ये डाउनलोड ही मैंने किया, आप लोग भी ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हो। पेटीएम का भी मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली, यस। चलो पेटीएम का क्या है ना, पेटीएम आप लोग जानते हो इसलिए मैंने पेटीएम। सर टाटा पावर भी जानते हैं, ओके कोई बात नहीं सर, सब आप लोगों का सब जान पहचान का चीज है। मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करता हूँ क्लास में, या फिर नॉट जस्ट मी, बेसिकली सिलेबस जो भी है ना, ऐसा कोई भी बात सिलेबस आपको नहीं करता है जो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अस, बस हमें ना डिस्कवर करना पड़ता है। कोई भी नया नहीं है, सब पुराना है, और सब बहुत ही सदियों से चले आ रहे हैं। बस एक सिस्टमेटिक वे से उसको जानना पड़ता है। ठीक है, तो बस जानने का इच्छा रखो, डिस्कवर करने का इच्छा रखो। पढ़ाई को पढ़ाई नहीं सर, डिस्कवरी समझो। डिस्कवरी चैनल देखते हो ना, बड़ा अच्छा लगता होगा। तो डिस्कवरी करने के पीछे क्या होता है? कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का इच्छा। तो एग्जैक्टली सर, पढ़ाई को ऐसे सोचोगे ना तो पढ़ाई में मजा आएगा। मतलब ये मेरा परसेप्शन तो ऐसा ही है कि कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इनकॉर्पोरेशन देख सकते हैं आप, ये पेटीएम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। पेटीएम का ही कि किसका है? हाँ सर पेटीएम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी पहले 197 कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था सर? 197 कम्युनिकेशन, अभी भी इसी नाम से जाना जाता है। सर दिखाओगे क्या? चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर आप ऑनलाइन में लिखोगे पेटीएम करो, नहीं पेटीएम नहीं करना है अभी। क्या लिखा है सर? मैंने जस्ट पेटीएम का शेयर प्राइस लिखा, क्या दिखाई दे रहा है? पेटीएम नीचे है, लेकिन कंपनी का नाम दिख रहा है आपको? हेलो, जल्दी बोलो सर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यस सर। है ना? देखा कंपनी का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन। इसका माने ये है सर कि पेटीएम इनकॉर्पोरेट हुआ है इसी नाम से। चलो आप लोगों के साथ एक जीके खेलता हूँ 2 मिनट के लिए, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा खबर रखते हो, जानते भी हो। तो पेटीएम इस नाम से इनकॉर्पोरेट हुआ है। सर आप लोगों के साथ एक जीके खेलता हूँ, जनरल नॉलेज है ना, करंट अफेयर्स। सर गूगल का ओरिजिनल नाम क्या है? सर गूगल ना करके बताना, इतना ऑनेस्टी मेंटेन करना। गूगल ना करके गूगल का ओरिजिनल नाम बताओ। डोंट अल्फाबेट गूगल। सर, हाँ, इंक्लूसिव अल्फाबेट। वेरी अल्फाबेट, थैंक यू सर, वेरी गुड। अल्फाबेट ये गूगल का एक्चुअल नाम है, मतलब कंपनी का नाम एक्चुअली अल्फाबेट है। गूगल तो बाद में ऐसे ही हो गया, जैसे पेटीएम हो गया ना। जैसे पेटीएम का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 197 बोल के। ये पेटीएम क्या करता था पता है आपको? ये बेसिकली रिजल्ट आउट करवाता था। ये जो हम लोग एग्जाम वगैरह देते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, उसका रिजल्ट वगैरह पास आउट जो भी होता था, उसका डेटा को ऑनलाइन में पोर्टल बना के रिजल्ट को स्टूडेंट्स के लिए रेडी करना, बोर्ड अलग अलग बोर्ड के साथ थोड़ा कनेक्शन रखना, ऐसा काम करता था पेटीएम। 197 कम्युनिकेशंस, और भी बहुत सारी चीजें साथ में करता था। बट तब पेटीएम नहीं बना था, पेमेंट ऐप वगैरह नहीं था। तो समय के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव बदला है, बिजनेस मॉडल बदला है, सिचुएशन बदला है, तो अपना एमओए एओए भी बदला है। मैं बता दिखाता हूँ आपको। सिमिलरली गूगल भी अल्फाबेट के नाम से रजिस्टर है। कहाँ पर? इंडिया में तो नहीं है, अमेरिकन मार्केट में है सर। अमेरिकन मार्केट में, अमेरिकन रजिस्टर के पास अल्फाबेट नाम से है। आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अभी गूगल तो नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, नहीं तो गूगल करने का क्लास हो जाएगा, कंपनी लोग का क्लास कम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना? तो बेसिकली मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि ये जो कंपनी लॉ है, इसमें हम लोग जो अभी इनकॉर्पोरेशन बता रहे हैं, ये इनकॉर्पोरेशन होता है सर एमओए एओए के थ्रू से। और ये एमओए एओए क्या है?
कंपनी जब भी बनता है ना, उसका एक डॉक्यूमेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको टाटा पावर का दिखा रहा हूँ, 197 पेटीएम का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब पेटीएम बना था 2000 समथिंग 2001 में, 2001 में, ये देखो 2001 में, तब हमारे देश में जो कंपनीज लॉ चलता था ना, वो 2013 लॉ चलता था, सॉरी 1956 एक्ट चलता था। माने करेंटली जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 2013 कंपनीज एक्ट है। मैंने एक्चुअली 2013 में कंपनीज एक्ट को न्यूली डेवलप किया गया, अमेंडमेंट वगैरह करके, बहुत सारा चेंजेस करके। लेकिन उससे पहले हमारे देश में जो लॉ चलता था कंपनी रिलेटेड, उसको 1956 एक्ट कहा जाता था, कंपनीज एक्ट 1956। इवन हम लोग भी जब प्रोफेशनल पढ़ाई के साथ थे, ठीक है, तब भी हम लोग इसी चीज को पढ़े हैं डिग्री के टाइम पे। तो हम लोग भी 1956 को ही पढ़ते थे कॉलेज में, सीए में, सीएमए में, सब 1956 ही पढ़े हैं हम। तो बाद में क्या हुआ, 2013 में लॉ बहुत सारा चेंजेस आया, और एक न्यू एक्ट को डेवलप करके 2013 कंपनीज एक्ट लाया गया, जो आजकल आप लोग पढ़ते हो, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं कंपनी लॉ। तो जब पेटीएम बना था, जब पेटीएम अपने आप को रजिस्टर किया था, तब ये 1956 हुआ करता था। आप देख सकते हो कहाँ पर रजिस्टर हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पेटीएम के साइट से निकाला गया। रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कहाँ, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी माने आरओसी, माने कंपनी रजिस्टर कहाँ होता है, आरओसी में होता है। सर हर स्टेट में एक आरओसी होता है, एवरी स्टेट में एक आरओसी होता है। ऐसे इंडिया में दो स्टेट है जहां दो आरओसी देखने को मिलता है, वन इज तमिलनाडु, अनदर इज महाराष्ट्र। बाकी मोटा मोटी हर स्टेट में एक एक आरओसी तो मिलेगा ही आपको, जहां पर कंपनी अपने आप को रजिस्टर करता है। अब आप बोलोगे सर महाराष्ट्र तमिलनाडु में दो क्यों? सर कंपनी ज्यादा है, एक आरओसी कंट्रोल नहीं कर पाता, दैट इज द रीजन। तो ये देख सकते हैं आप, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, ये है पेटीएम का रजिस्टर एरिया। भारत सरकार कॉर्पोरेट, हिंदी में लिखा है देखो, भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ठीक है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी रजिस्टर कार्यालय, जिसको हिंदी पढ़ना आता होगा सब, आई थिंक बहुत लोगों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा। ठीक है, तो लिखा है कितना सुंदर में। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट पहचान संख्या, मतलब कॉर्पोरेट नंबर वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा और नीचे आता, ये देखो यहाँ पर क्या है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी बनाने में कंपनी ऐसे सर्टिफिकेट देता है, मैंने आरओसी, जिसमें जो आरओसी का डिप्यूटी रजिस्टर है, वो आपको साइन करके देगा, ठीक है, उस रीजियन का। फिर धीरे धीरे आपके सामने ये देखो इस तरह से आपको बढ़ेगा। अब जितना मैं नीचे आऊंगा, अब इसके बाद देखो ये क्या है, ये यहाँ से चालू हुआ डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं आगे बात करूंगा सर, जब एमओए में डिटेल्स चर्चा होगा, मैं बात करूंगा सर एमओए क्या है। बेसिकली इतना समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, ठीक है, जिसमें कंपनी क्या है, किस काम के लिए आया है, उसके बारे में पता रहता है। ये देखो, ये देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन आईटीएस इट्स इनकॉर्पोरेशंस आर, क्या लिखा है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इंक्लूडिंग टेलीकॉम रिलेटेड सॉफ्टवेयर सर्विस, becoming a service provider of internet, telecommunications, radio, televisions, or any other distributions or broadcasting activity as may be permitted by government of India। इस ऑब्जेक्टिव से चालू हुआ था पेटीएम। बाकी और भी बहुत सारा, ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट्स है, 113 पेज का है, चाहो तो मेरे से कलेक्ट कर सकते हो और रीड कर सकते हो। सर क्यों करें, सर आप क्यों करें, आप समझ रहे हो कि मैं क्यों रीड करने बोलता हूँ? बिकॉज आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में, वर्किंग लाइफ में यही तो करना है ना। लॉ पढ़ के क्या करते हैं इंसान, रियल लाइफ में यही सब काम होता है, एमओए बनाने का, एओए बनाने का, ड्राफ्ट करने का, लिखने का। तो कैसे लिखा जाता है, अलग अलग कंपनी का एमओए एओए पढ़ोगे, जानोगे, तभी ना समझ आएगा, नहीं तो किताबी बात बन के सब कुछ रह जाएगा सर। जिंदगी किताब से जरूर बंधे हुए हैं, बट किताब के बाहर भी बहुत कुछ एक्चुअल में होता है, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, तो एमओए एओए सब बताएंगे धीरे धीरे, हाँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अदर प्रोविजंस भी कुछ है उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलग अलग कंपनी के बारे में बोला है कि भाई ओपीसी के बारे में, ओपीसी क्या है सर, वन पर्सन कंपनी, ये कैसे होता है?
सर आजकल ना बिजनेस मॉडल बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया है। मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक्चुअली नीड चेंज हुआ है, तो ओपीसी कैसे है, ओपीसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है, नॉन प्रॉफिट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, रजिस्ट्रेशन के बाद सब सेक्शन वाइज में चर्चा करूंगा। सब यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, बट मैं आपके साथ धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर कोई कंपनी अभी नहीं है, ठीक है, तो कन्वर्ट कंपनी, सब्सिडरी कांट होल्ड शेयर्स होल्डिंग, मैं सब बताऊंगा कि क्या है चेंजेस इन आर्टिकल। अगर आर्टिकल में चेंज करना है तो क्या कैसे कैसे करना होता है, बिजनेस कॉमेंट्स के बारे में क्या बोला है, नाम रेक्टिफाई करना है तो क्या होता है, ऐसे। और एक चीज आपको मैं प्रैक्टिकली मतलब बेसिकली आपको बोलूंगा कि आप अपने आप को डेवलप करो ये सब जानने के बारे में। आप ये सारा काम ना, जो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ एक्चुअली होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से। दिस इज द ओरिजिनल गवर्नमेंट साइट जिसके थ्रू से ये सारा काम होता है। आप यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये देखो सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख देख सकते हैं यहाँ पर एमसीए सर्विस बोल के आपको एक टैब दिख रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि सर हमें सिलेबस भी खत्म करना है, आप लोगों को एग्जाम के लिए रेडी करना है, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिकल अभी इसमें बोल नहीं सकता। लेकिन जितना जरूरी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एमसीए सर्विस के साइड में जाओ, मैंने पहले आप mca.government.in में जाओ, ठीक है। फिर यहाँ जाके आप एमसीए सर्विस में जाओ, फिर यहाँ जाके आप कंपनी सर्विस में जाओ, ठीक है। कंपनी सर्विस में जाके आप यहाँ पर देख सकते हो चेक कंपनी नेम, चेक सीआईएन नंबर, इनकॉर्पोरेशन दिखाई दे रहा है सर। तो अगर किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो यहाँ जाते हैं। फिर यहाँ पर मतलब जरूरी चीजें बोला हुआ है, कौन किस काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए, ये सब भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को। मैं समय आते वक्त सब बताऊंगा। फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर कंपनी सेक्रेटरी, है, सभी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो किसके लिए क्या है, जैसे अभी मैं आपको ओपीसी ओपीसी चिल्ला रहा था, ये देखो 1% कंपनी, ठीक है। सब सब बात हुआ सर। तो जो कुछ भी होता है एवरीथिंग इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बेसिकली एमसीए में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, ये जानने के लिए भी आपको कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर। सर समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है सर। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत लंबा जर्नी है। सर गाना है सर बहुत फेमस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो ठीक है। तो चलो सर, इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्रोडक्शन बताने से पहले ये जो अलग अलग कंपनीज हैं, मैं थोड़ा इसके बारे में एक बार बता देना चाहिए मुझे। मतलब मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद ओपीसी क्या है ये नहीं बताया, मैंने शायद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। ये डेफिनेशंस के अंदर ऐसे हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने शायद नहीं बताया। तो ये भी आप डेफिनेशन से भी फॉलो कर सकते हो, और ये फाउंडेशंस का नोट्स के अंदर से भी आप ये चीज देख सकते हो, मतलब ये फाउंडेशन लेवल नोट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जब भी कोई कंपनी बनता है तो उसमें आपको एक सेकेंड अलग अलग, जैसे मानो 1% कंपनी, ठीक है। अब 1% कंपनी क्या है इसका भी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा, ये स्टडी नोट्स के भी आपको मिल जाएगा। 1% कंपनी क्या है सर? 1% कंपनी बने आज के डेट में, आप एक मेंबर मतलब आप एक ही बंदे हो, आप एक कंपनी बना लो, माने अकेला एक कंपनी बनाया जा सकता है। इसका बेसिक बेसिक जो कल्चर मतलब फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है, एक बंदा एक ही कंपनी बनाएगा, एक मेंबर एक कंपनी बना देगा। लेकिन नॉर्मली जो कंपनी बनाने का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या है, प्राइवेट कंपनी बनाओ तो कम से कम 2 लोग चाहिए होता है, और मैक्सिमम 200 लोग आप प्राइवेट कंपनी में लगा सकते हो, माने प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो सकता है। और पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए पब्लिक के केस में, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। बट ओपीसी के केस में मिनिमम एक ही मेंबर, मैक्सिमम भी एक ही मेंबर, हाँ नॉमिनी हो सकता है। सर इसका ये जरूरी था क्या? सर एक्चुअली ये इसलिए जरूरी हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 क्या कह रहा है सर, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। माने अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा भूत चढ़ गया, सर हमें स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है तो हम कंपनी बनाना चाहते हैं, बनाओ सर, अकेले हो बनाओ, है ना। वो रविंद्र टैगोर का गाना याद आ जाता है मुझे, हाँ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इट्स अ वेरी फेमस बंगाली सॉन्ग, इसको हिंदी में भी किया गया है, अमिताभ बच्चन ने गाया इसको। अगर तेरे बुलाए में भी कोई ना आए तो चल अकेला रे, है ना। तो वही ओपीसी जब भी मैं बोलता हूँ मेरे को ये गाना याद आ जाता है।
ठीक है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, ठीक है, अकेला चलो, कंपनी बनाना है अकेला बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अकेला चलो रे, गाना सुना है कि नहीं सुना? हाँ, तो वेरी फेमस सॉन्ग सर। सर एक्चुअली ये आजादी के टाइम पे बना हुआ था। सर अंग्रेज के खिलाफ अगर लड़ना है, कोई तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है तो अकेला ही चलो। एक्चुअली क्या है, जब हमारे सोसाइटी में कभी कोई खराबी होता है, तो हम लोग ऐसे बहाना मारते हैं कि मैं अकेला सुधर के क्या करूंगा, सभी तो खराब कर रहा है। तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर अपने पेन में बता रहा है, अपनी कलम में लिखा इसीलिए कि भाई दुनिया खराब है बोल के आप भी खराब बनोगे, कम से कम अकेला चलने का ताकत तो रखो। हाँ, अब बिजनेस लेवल में भाई दुनिया कंपनी बनाना नहीं चाहता है, ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, जिसको जॉब करना है करे, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, बट सभी कोई जॉब करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई बिजनेस भी तो बना सकता है। तो आप अकेला भी एक कंपनी बना सकते हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। 2013 कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट ये डिसीजन इसलिए दे रहा है कि यूथ को इंस्पायर करने के लिए कि भाई वो भी एक स्टार्टअप बना सकता है, एक कंपनी बिल्ड कर सकता है, ये पावर दिया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013 defines one person company as a company which has only one person as a member, and one person company has been introduced to encourage entrepreneurship। देखो, मैं नहीं बता रहा सर, लॉ ही बता रहा। मतलब आप लोगों को कई बार ऐसे फील होता होगा कि सर ना बहुत इधर उधर का बात करते हैं। हाँ चलो, अगर फील होता है तो करने, मैं किसी को मना नहीं करता, आपके फीलिंग्स में मेरा थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, आप जो मर्जी फील करो, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। बट इसीलिए मैं बहुत सारा बात शायद आपको लगेगा कि सर ना आप ना आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हो। सर एक्चुअली आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाता, मैं अल्टीमेटली वहीं पर लौट के आता हूँ। चलो वो अलग बात, समय के साथ साथ सब समझ में आ जाता है। One person company has been introduced to encourage the entrepreneurship and corporatizations of business। Corporatizations, हर बिजनेस कॉर्पोरेट हो, हर बिजनेस कॉर्पोरेट होने का क्या फायदा? कॉर्पोरेट होने का फायदा है कि ऑर्गेनाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट कनेक्शंस में आ जाएगा, सरकार भी ट्रैक कर पाएगा, बिजनेस करने में एक स्वैग आएगा। स्वैग समझते हो? हाँ सर, एक गाना है, कैसे फिर से गाना आएगा याद, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, लेकिन ये कौन सा स्वागत है सर? ये स्वागत ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस करने का बात है, ठीक है, ताकि यूथ सिर्फ जॉब ना पाने के कारण, या फिर यूथ के गार्डियन जो है जॉब ना पाने के कारण अपने आप को डिमोरलाइज ना करे, बिकॉज इंडिया में अपॉर्चुनिटी इमेंस है। थोड़ा ऐसे फेसबुक का एक ऐड आता है, बोलता है कि दिल खोल कर देखो दुनिया, बहुत सुंदर सा बात कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, दिल खोल कर तो देखो दुनिया, क्या एक बोलते हैं, भूल गया सर, मैंने कहना ये चाहते हैं, क्या बोलते हैं, दिल खोल कर देखो, खुल जाएगी सर। दुनिया खोल जाएंगे, हाँ दुनिया खोल जाएंगे, तो कुछ वैसा ही बात है। मैंने गवर्नमेंट कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा साहस तो करके देखो, ठीक है, बिजनेस ओपन हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, थोड़ा साहस तो करके देखो। तो जो भी हो, गवर्नमेंट तो लॉ बना के कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट करने से नहीं होगा, यूथ को भी आगे आना पड़ेगा। तो ओपीसी से सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने इसका भी एक अलग पहचान बनेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी माने आपका बिजनेस अलग, आप अलग, विथ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। माने आपकी कंपनी का अगर मार्केट में लोन है तो कंपनी चुकाएगा, आप नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी तो मैं ही चलाता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बट कंपनी अगर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसका मतलब यही होता है कि आप अलग हो, आपका कंपनी अलग। नॉर्मल एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो होते हैं, जो ओपीसी नहीं है, नॉर्मल कोई भी बिजनेस अकेला चला चला, देखो सर भारत में हर कोई ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, भले ही आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम नहीं देते, वो अलग बात है। आखिर एट द एंड ऑफ द डे, जब जॉब तो इतना लोगों को मिलता नहीं है, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब का बात करूं जिसके पीछे दुनिया पागल, मतलब भारत के लोग पागल है ना? तो गवर्नमेंट जब जब मिलता नहीं है तो क्या करते हैं, आखिर एंटरप्रेन्योर ही बन जाते हैं, मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और अल्टीमेटली कोई दुकान ही खोलते हैं, चाहे खाने का दुकान हो, चाहे कपड़ा का दुकान हो, चाहे कुछ भी, चाहे मोबाइल का दुकान हो, खोलते तो है ना सर।
हर बिजनेस के पीछे कहानी होता है, हर बिजनेस के पीछे स्ट्रगल होता है, हर बिजनेस के पीछे पैसा माने मनी, मनी का शॉर्टेज होता है हमेशा। किसी को भी पूछो, अंबानी को भी पूछो, वो भी बोलेगा क्या मेहनत से बना, वो हमें पता है भाई, आपको नहीं पता क्या हालत हो गया था, पिताजी को जेल जाना पड़ा था। अंबानी को पूछोगे तो वही बोलेगा। तो घर घर की कहानी है, घर घर की बिजनेस की कहानी होती है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप अलग आपका, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में ना लाइबिलिटी पूरा आ जाता है। क्या आ जाता है सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। माने अगर आप लोन लेते हो, बिजनेस अगर लोन लेता है तो बिजनेस का लाइबिलिटी ओनर पे पूरा आ जाता है। लेकिन जब आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना के काम करते हो ना, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी में बात नहीं आएगा। आपके बिजनेस के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेस करके कंपनी को लोन वगैरह मिलता है। तो अगर फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत होता है ना कि लोन रिपेमेंट में समय लग रहा है या समथिंग लाइक कोई डिस्प्यूट होता है, तो कंपनी के एसेट्स बेच के, मतलब आपका जो कंपनी है उसके नाम पे जो एसेट्स है वो बेच के मतलब मार्केट में जो बैंक आपको लोन दिया था वो रिकवरी कर सकता है। हाँ, बैंक भी उतना बोका नहीं है, बैंक भी कोई बोका नहीं है। वो कंपनी के नाम पे कुछ देखेगा तब कंपनी को सपोर्ट करेगा, लोन देगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब बात आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा सर। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या होता है, ये देखो वही बात लिखा है यहाँ पर। OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member, whereas in case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire asset constituting official and personal। मैंने घर का भी लेगा, ऑफिस का भी लेगा, अगर बाई चांस आप लोन रिपे करने में फेलियर रह जाते हो। समझ में आ रहा है सर? ओपीसी बनाने के पीछे की कहानी और ओपीसी का फैसिलिटीज क्या है जो एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है। और प्रोसीडियर ऑब्वियसली होता है। ठीक है। ओपीसी बेसिकली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज सच कुछ नहीं है, मिनिमम कुछ भी अमाउंट से बन जाएगा। जो भी प्रिस्क्राइब करेगा ऑन दैट टाइम एक मिनिमम कैपिटल से, अरे बिजनेस स्टार्ट करोगे कुछ तो कैपिटल चाहिए, उसमें ही बन जाएगा। और एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए, एक। वही बोला ना, चल अकेला रे, अकेला ही बिजनेस बना लोगे, अकेला ही कंपनी बना लोगे, अकेला ही सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा। तो ये ओपीसी और ओपीसी रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एक ही पर्सन चाहिए एज मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब। ऑन दैट टाइम जब रजिस्टर करोगे एक मिनिमम कैपिटल का बोलेगा उतना भरना है। प्रेस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, जितना बोलेगा ऑन दैट टाइम एक मिनिमम भरना है। OPC shall indicate the name of the other person who shall, in the event of the subscriber death or his incapacity to contract, become the member of the company। यानी कोई एक और पर्सन का नाम बोलेगा, जब कंपनी में जो ओनर है उसका अगर डेथ वगैरह हो जाए तो वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। ठीक है। या फिर इनकैपेसिटी हो जाए किसी का तो उसकी जगह में उसको कंट्रोल करेगा, मतलब बेसिकली एक नॉमिनी। द अदर पर्सन whose name is given in the memorandum shall given his prior written consent। मेमोरेंडम में जिसका नाम रहेगा वो अपना राइट रिटन कॉन्सेंट देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, एंड same shall be filed with the register of companies at the time of incorporation। such other person may be given the right to withdraw his consent। अच्छा, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे किसी ओपीसी का मतलब गारंटर नहीं बनना है या फिर मैं किसी के बिहाफ में नहीं जाना चाहता, तो अपना नाम भी विड्रॉल कर सकता है। मानो आपकी कंपनी में आप ओपीसी हो और आप किसी का नाम रिकमेंड करते हो मेमोरेंडम में कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरे बिहाफ में ये बिजनेस को संभालेगा, समथिंग लाइक दैट। तो अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को लगता है कि नहीं मैं अपना नाम विड्रॉल करना चाहता हूँ तो वो कर सकता है। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the register। रजिस्टर माने आरओसी, जो मैंने आपको पेटीएम के केस में बता रहा था। Any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum। नाम चेंज को मेमोरेंडम ऑल्टरेशन नहीं कहा जाता। और ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, जो भारत का सिटीजन है और जो भारत का रेसिडेंट भी है। रेसिडेंट माने रेसिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। जो लोग इनकम टैक्स का क्लास करते हैं उनको जरूर पता होगा, नॉर्मली इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स। रेसिडेंट बनने के लिए आपको कम से कम भारत का 182 दिन रहना पड़ेगा। इसमें फॉरेन पर्सन भी रेसिडेंट बन जाते हैं। तो
लेकिन ऐसा नहीं कि हर फॉरेनर रेसिडेंट हो जाएगा। 182 दिन इंडिया में रहना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, 182 डेज अगर आप इंडिया में रह जाते हो, मतलब मानो अगर 22-23 का हिसाब चल रहा है, अगर 21-22 में कोई इंडिया में 182 डेज रह जाते हैं तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि वो भारत का रेसिडेंट है। और सिटीजन माने जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, जिसके पास भारत में आधार कार्ड है ना, आम आदमी का अधिकार, है ना, आपका पहचान। तो सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंट होना पड़ता है, तभी जाके आप ओपीसी का ओनर बन सकते हो। ठीक है, और तभी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ओपीसी। शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। ओपीसी का जो नॉमिनी है, नॉमिनी माने जिसको आप अदर पर्सन को रेफर करते हो आपके बिहाफ में, आपका डेथ पे, माने आपका माने जो ओनर होता है मेन, उसके बिहाफ पे बिजनेस को बाद में संभालेगा, उसको भी इंडिया का सिटीजन या रेसिडेंट होना पड़ेगा प्रीसीडिंग ईयर पे। माने अगर 23-24 साल में करते हो तो 22-23 में उसको इंडिया में रेसिडेंट या सिटीजन ऑब्वियसली होना पड़ेगा। एक व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी, एंड नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ये सभी डिटेल्स आप ओपीसी के पूरे डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ओपीसी का आइडिया दे दिया सर, मैं बाद में फिर से ओपीसी का चर्चा करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ सर, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ कि सर आज तो मैं आपको इनकॉर्पोरेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो ना सर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को डेफिनेशंस का पूरा नोट्स दे दूंगा। आप ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऑलरेडी एक बार पढ़ाया। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया, फिर जैसे मौका मिलेगा मैं हर डेफिनेशंस को आपको रटा दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, इतना देर तक ये सब डेफिनेशंस वगैरह को पेशेंस के लिए सुनने के लिए। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इसमें बात करें ना, जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि सर आज तो ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये कंपनी बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो पहचानो कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी अभी मैंने बोला कि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने, सेपरेट माने अलग, लीगल माने लॉ, एंटिटी माने कोई ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अलग लॉ पर्सनालिटीज, अलग लॉ पर्सनालिटीज माने एक कंपनी लॉ के थ्रू से एक अलग पर्सन बन जाता है। ठीक है, और पर्सन बनने के नाते या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन माने कंपनी कभी भी नेचुरल तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है सर, नेचुरल तो ये कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल तो बन पाएगा ना सर। लेकिन आर्टिफिशियल बनने के बाद इसके ऊपर ना कुछ स्पेशलिटी आ जाता है, जैसे कि आप एक कंपनी बना के कंपनी के नाम पे जगह जमीन सब परचेज कर सकते हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपनी के नाम पे डील कर सकते हो। आज अगर रिलायंस डील करता है किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ करता है ना सर, रिलायंस डील किया तो ऐसे बोलते हैं कि अंबानी डील किया कि क्या बोलते हैं, रिलायंस डील किया, क्या बोलते हैं सर? हाँ, देखो, लिखा है कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील, दिखाई दे रहा है सर? ये बेसिकली फ्यूचर ग्रुप माने बिग बाजार रे बाबा, रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप का डील हुआ था, बिग बाजार को रिलायंस ने परचेस कर लिया था। मैं जस्ट आपको एक लीगल घटना घटा था, पुराना बात है सर, मतलब हो गया सर, ऑलमोस्ट 1 साल पुराना डील है। बट मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, एक्चुअली बिग बाजार जो है वो अपना 25,000 करोड़ अप्रोक्स लोन रीपे कर नहीं पाया, तो रिलायंस उसका सारा लोन को बेसिकली रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को दे दिया 25,000 करोड़, और रिलायंस को फ्यूचर मैंने बिग बाजार को खरीद लिया। तो ये क्या बोला है सर, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील बोला है, ऐसा नहीं बोला कि मुकेश अंबानी डील्स विद किशोर बियानी। सर कौन है किशोर बियानी? सर ये बिग बाजार का मालिक है, किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल का मालिक है। तो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो सेपरेट लीगल एंटिटी होने का ताकत, कंपनी कंपनी डील हो जाता है, ओनर ओनर नहीं। सर लेकिन ओनर ही तो करता है, हाँ ठीक है, बट पेन एंड पेपर में लीगली कंपनी करता है। ऑब्वियसली कंपनी को चलाने वाले नेचुरल पर्सन होते हैं,
कंपनी को कभी कोई आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में कंपनी नहीं चलता है, कंपनी को चलाते हैं कंपनी मतलब नेचुरल पर्सन, बट कंपनी का भी अपना पावर है, इसीलिए कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है। और इसीलिए मैं आपको यही दिखाया सर कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील हुआ है, मुकेश अंबानी किशोर बियानी डील नहीं हुआ है। सर बात समझ में आ रहा है क्या सर? थोड़ा हाँ ना बोलिएगा। हाँ सर। सोमनाथ, ये यार नील, हाँ सर। हंस, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको समझ में यस आ रहा सर। है? ओके, नयनी, सोमनीता, यस सर। তুষার বুঝতে পারছিস? তুষার, তুষার বল, हाँ सर। বোঝা যাচ্ছে তো? हाँ सर। ঠিক আছে, চলো আগে আগে কিছুই হয়নি, अब तो जस्ट आइडिया चल रहा है सर, इसके बाद धीरे धीरे एकदम सिर्फ लॉ ही पढ़ना है, सेक्शन सबसेक्शन ही दिमाग में पूरा घुमाना है। अच्छा चलो ठीक है। तो क्या कहते हैं सर, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन फॉर लॉफुल पर्पस। मैंने कंपनी का जो पर्पस है ना आने का, वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल काम के लिए कंपनी नहीं बना सकते आप। इलीगल काम के लिए कंपनी बनता है, बट वो गलत है सर। कोई भी अनलॉफुल पर्पस के लिए कोई भी कंपनी नहीं बिल्ड कर सकते आप। अगर करोगे कुछ दिन मजा ले सकते हो, उसके बाद जेल का मजा ले लेना। क्योंकि अगर कोई इंसान समझता है मैं ज्यादा होनू हूँ, होनू समझते हो मतलब जो अपने आप को ना ज्यादा चालाक समझते हैं, ठीक है, अपने आप को ज्यादा सौड़ा समझते हैं, आज नहीं तो कल कितना भी तुम बॉडी बिल्डिंग दिखा दो, कितना भी पावर दिखा दो, कट्टा दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता सर, आज नहीं तो कल खत्म होने वाले हैं, ठीक है। दुनिया में किसी का भी अहंकार आज तक टिका नहीं है। हाँ, किसी किसी केस में थोड़ा समय ज्यादा देखने को लगता है कि कौन क्या उखाड़ लेगा, बट सर आज नहीं तो कल उखड़ जाएगा। सर आपकी इतना श्योरिटी कैसे बोल रहे हो? सर ये तो सर दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने है, पट्टी तो नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि कंपनी बनाओ तो लॉफुल पर्पस में बनाओ। Development of this concept is equally significant in economic terms as invention of steam engine is for the industrial revolution. जैसे स्टीम इंजन का जरूरत पड़ा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, तो ये एक सोसाइटी के अच्छाई के लिए हुआ था, है ना, इकोनॉमिक टर्म्स में बना था। तो कंपनी भी इकोनॉमिक टर्म्स में बनता है जिसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। कंपनी प्रॉफिट बिल्कुल करेगा, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट भी उससे जनरेट होना चाहिए, ठीक है। Who initiate promotion of a company are known as promoter. प्रोमोटर के बारे में कंपनी लॉ डेफिनेशन देता है, मैं आता हूं। नॉर्मली आम तौर पे लोगों के मन में एक परसेप्शन होता है, प्रोमोटर माने जो बिल्डिंग बनाते हैं, स्पेशली हमारे कोलकाता में, है ना, प्रोमोटिंग का बड़ा चल है ना, कोई भी बिग सिटीज में, नॉट जस्ट कोलकाता। आजकल तो ऐसा है कि गांव गांव में भी प्रोमोटिंग चल रहा है। तो प्रोमोटिंग माने घर बनाने वाला बात नहीं है, सिर्फ घर बनाने, प्रोमोटिंग उसको भी प्रोमोटर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बना रहा है, दे आर ऑल्सो प्रोमोटर। बट प्रोमोटर का नॉर्मल मतलब होता है जो बिजनेस डेवलप करता है, उसे प्रोमोटर कहते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बनाने वाले को ही प्रोमोटर सोच बैठते हैं। ऑल पर्सन हु टेक स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, जो भी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोज associated with the preparations of prospectus or in drawing up the memorandum of associations of the company and assisting in its registrations are regarded as promoters. Sir, point to be noted, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बोल के निकल गए। प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको बताया, मैं फिर दिखा देता हूँ। मैंने रिसेंटली एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था, क्या नाम था कंपनी का? बोलो ना, एक दवाई वाला कंपनी है, क्या नाम था? अरे कोई तो बताए सर, कोई मुझे हेल्प नहीं करता, सब एकदम मुझे अकेला चलो नहीं करना पड़ेगा। मैनकाइंड, मैनकाइंड सर डाउनलोडेड नहीं है, तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं सर, दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रोस्पेक्टस क्या होता है?
सर प्रोस्पेक्टस माने जब आप किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का अलग अलग तरीका होता है। फर्स्ट टाइम आना भी एक इनकॉर्पोरेशन होते हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। जैसे कुछ कंपनीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं, ठीक है। माने बेसिकली इतना दिन तक ये सब प्राइवेट कंपनीज, नेक्सस, गोल्ड प्लस, सिग्नेचर ग्लोबल, कैवेंटर एग्रो, वीएलसीसी आने वाला है। जैसे ऑलरेडी नेक्सस का डीआरएचपी मार्केट में आ चुका है। 9 मई से 11 मई तक इसका स्टॉक मार्केट लिस्टेशन प्रोसेस चलेगा। एप्लीकेशन ला रहे हैं आप लोग। कंपनी अकाउंट्स करते हो ना सर? कंपनी अकाउंट्स में शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट है सर, शेयर फॉर फीचर का एंट्री मारते हो ना, वही वाला काम है, वही वाला एरिया। लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कुछ दिन पहले मैनकाइंड फार्मा का, तो मैंने क्लास में मैनकाइंड के बारे में बताया। तो मैनकाइंड के बारे में जब मैं बताया था, तो मैंने मैनकाइंड का, ये क्या है, ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो रहा है सर। ये देखो, ये भी एज पर कंपनी लॉ हुआ था, सब कुछ एज पर कंपनी लॉ हुआ है। ये देखो, मैंने डिटेल्स में पहले भी बोला, मैं फिर बता रहा हूँ। एक सेकेंड, ये देखो क्या लिखा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल्स जानकारी ले लोगे। और ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, इसमें क्या लिखा है, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, ये मैनकाइंड फार्मा इज अ वेरी पॉपुलर कंपनी। आप लोग टीवी में ऐड भी देखते हैं इसका। क्या लिखा है सर, आवर, क्या लिखा है, आवर आवर प्रोमोटर्स। प्रमोटर। प्रोमोटर्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोमोटर्स। सर लॉ पढ़ने के लिए मैं तो कहता हूं कि लॉ पढ़ो मत, प्रैक्टिकल चीजें पढ़ो। क्योंकि प्रैक्टिकल ये जो बातें हैं, जो स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं मेरे पास क्यों, आप खुद भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बात के लिए मेरे पास पढ़ने आए, कहीं से भी पढ़ो सर, पर पढ़ो सही, प्रैक्टिकल चीजें पढ़ो, रियल चीजें पढ़ो, तो आपका नॉलेज ज्यादा एनहेंस होगा। हाँ ऑब्वियस बात है कि जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह का पढ़ाई करते हैं, एनआईएसएम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सुविधा ही हो जाते हैं कि उनको जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल बता दिया जाता है और सुविधा होती है। नहीं तो क्या है ना, सीएस का सिलेबस इतना बड़ा है सीएमए का, कि उसी सिलेबस में इतना हम लोग घुस जाते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल का एक्सपोजर नहीं देता। ये थोड़ा दिक्कत है, पर फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ सर, इंट्रोडक्शन लेवल में ये थोड़ा तो बता दिया जाए। रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोरा, रमेश जुनेजा, ये सब कौन है, प्रोमोटर्स है। और ये जो प्रोस्पेक्टस बनाया है एज पर कंपनीज एक्ट 32, आगे आएंगे सर इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, इसके ऊपर आप लोग पढ़ोगे, है ना। पढ़ते भी हैं, जो लोग इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं। एक चैप्टर रहेगा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ठीक है सर, बस दिखा रहा हूँ अभी। बहुत बड़ा है प्रोस्पेक्टस, कितना पेज का होगा सर, 588 पेज का होगा। क्या है इसके अंदर सर, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का लॉ रिलेटेड डेटा, इवन इसके अंदर आपको कंपनी का एमओ भी मिलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो कंपनी क्या करता है, कंपनी का सारा डिटेल्स, ठीक है। ये देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफर, मतलब शेयर मार्केट में आ रहा है तो क्या ऑफर दे के आ रहा है, ये सारा डिटेल्स इसके अंदर है। सब कुछ एज पर, ये सब ड्राफ्ट करना पड़ता है, और जो कुछ भी होता है सब एज पर लॉ होता है, ठीक है। मौका मिलेगा तो फिर बताऊंगा, मौका मिलेगा, ऐसे तो मौका मिलता ही रहता है, करे तो क्या करे। So I hope you understand, sir. Person who initiate promotion of a company are known as promoters. All person who take steps for the registration of a company, for example, those associated with the preparations of a prospectus or drawing up the memorandum, मैं पहले दिखा दिया था memorandum। जैसे पेटीएम का मेमोरेंडम जिसने ड्रॉ किया था उसका नाम क्या है, कोई बता सकते हो पेटीएम का ओनर का नाम क्या है? अगेन एक जनरल नॉलेज, विजय शेखर शर्मा। इसलिए नाम लेने के लिए बोला बिकॉज इनको मॉडर्न डे एंटरप्रेन्योर में बहुत अहमियत दिया गया है। मॉडर्न डे एंटरप्रेन्योर में बहुत अहमियत मिला है बिकॉज पेटीएम एक रिवोल्यूशनरी काम किया है मॉडर्न डे में, मतलब इंडियन टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल डेवलपमेंट में पेटीएम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले। सर
कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रोमोटर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। चाहे वो विजय शेखर शर्मा, चाहे वो जुनेजा फैमिली हो जो मैनकाइंड बना रहा, या फिर कोई भी कंपनी, आप भी कल कोई कंपनी बनाओगे तो आप भी प्रोमोटर बनोगे। Who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। सर ये सेक्शन का भी चर्चा होगा जब हम लोग सेक्शन 92 में आएंगे। Who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise। माने आप कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकते हो, डायरेक्टर भी हो सकते हो, ठीक है, या कुछ भी और हो सकते हो, बट अगर आप कंपनी का कंट्रोल को, अफेयर को अगर कंट्रोल करते हो तो आप कंपनी का प्रोमोटर लिस्ट में जाएंगे। इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शंस पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कंपनी में, accustomed to act, उनको प्रोमोटर कहा जाता है। However, a person who is acting merely in a professional capacity, जैसे कि कई बार कंपनी को एडवाइस देने वाले होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रोफेशनल लॉयर। कोई अगर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से किसी को एडवाइस दे रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, shall not be regarded as promoter। फॉर एग्जाम्पल सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट आर नॉट रिगार्डेड एज प्रोमोटर। भले ही वो एडवाइस दे रहा हो, भले ही वो डायरेक्शन दे रहा हो, भले ही वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि डेफिनेशंस में बोला है कि जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट होते हैं उन्हें प्रोमोटर कहा जाता है, तो आप बैंकर को, सॉलिसिटर को, अकाउंटेंट को प्रोमोटर बोल दोगे। समझ में आ रहा है सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 प्रोमोटर क्लियर है? यस सर। जब प्रोमोटर पूछेगा तो ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना कि जो बेसिकली कंपनी फॉर्म करते हैं उसे प्रोमोटर कहते हैं। तब वो लॉ नहीं हुआ, तो बस बेसिक नॉलेज हो। तब आपको सीए बनने का जरूरत क्या है, सीएस बनने का क्या जरूरत है? हाँ, सीए में बनने का क्या जरूरत है? कोई भी नॉर्मल लोग नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस देख के भी सीख सकता है। हाँ चलो इसको कंपनी को प्रोमोटर बोलते हैं। सर सॉलिसिटर मतलब? हाँ बोलो सर। सॉलिसिटर मतलब? सॉलिसिटर माने बेसिकली लॉयर जो सोल्यूशन देता है, उसको सॉलिसिटर बोलते हैं, ठीक है। लॉयर होते हैं, चार्टर्ड भी हो सकते हैं, जो लीगल एडवाइस वगैरह देते हैं उसको सॉलिसिटर। अब बात करते हैं सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सर कंपनी फॉर्म करना है तो कैसा कंपनी बनाना है, प्राइवेट कि पब्लिक? अच्छा प्राइवेट में क्या बोला है सर, इंक्लूडिंग 1% कंपनी, और पब्लिक में भी बोला। अच्छा क्या ओपीसी कभी पब्लिक हो सकता है? ओपीसी कभी पब्लिक कंपनी हो सकता है? माने आप एक 1% कंपनी बना के उसको पब्लिक कंपनी बना सकते हो? सर जब पब्लिक बना देंगे तो उसमें मेंबर तो बढ़ जाएंगे ना, तो 1% फिर कैसे रहेगा? थैंक यू सर। तो बेसिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक बनाने के लिए मिनिमम मेंबर 7 होना चाहिए। ये पब्लिक कंपनी बनाने का रूल है, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। 200। 1% कंपनी के लिए मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। थैंक यू सर। तो 1% कंपनी इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली 1% कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं बन पाती,
क्योंकि तब और 1% नहीं रहेगा तो और पब्लिक कैसे दे? हाँ, कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। हो सकता है कि आज अगर आप एक ओपीसी बनाया, कल आपके साथ कोई और जुड़ गया, आप बोल रहे हैं कि बर बहुत हुआ ओपीसी, अब चलो बड़ा हो गया, हम लोग बड़े कंपनी बन गए, हम लोग पब्लिक कंपनी बनाएंगे, स्टॉक मार्केट लिस्टेड करेंगे, तब और आप ओपीसी नहीं रहोगे सर, आपका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा बिजनेस। सर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकता है, मैं समझाता हूँ। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में भी विद कैपिटल विदाउट कैपिटल, अनलिमिटेड में विद कैपिटल विदाउट कैपिटल, पब्लिक में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड विद कैपिटल विदाउट कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी में, एंड अनलिमिटेड में विद कैपिटल विदाउट कैपिटल। सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आया, समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सर, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब होता क्या है ना। लिमिटेड बाय शेयर्स ये देखो, जैसे मैं अभी आपको बोला पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 1%, तो यहाँ पर भी आपको मिल गया ये चीज। मैं बताता हूँ, ओपीसी का डिटेल्स यहाँ भी दिया है। गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट में बाद में आते हैं सर, नॉन प्रॉफिट में बाद में बात करते हैं। पेनल्टी, पनिशमेंट, एक्सेप्शंस, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स इस नोट के अंदर नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल में ज्यादा होता है, तो इसलिए फाउंडेशन में इसको कवर किया गया है। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, अभी भी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका ना प्रॉपर आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में ना मुझे एक बार बोल देना चाहिए। मैंने नहीं, लास्ट क्लास में नहीं बोला था ना, लास्ट 2 क्लास में मैंने नहीं बोला था शायद, नहीं बोला, ठीक है मैं बोल देता हूँ। बोल देता हूँ। तो जैसे ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सर सिंपल तरीके से बोला जाए तो मतलब बस इतना होता है कि जो लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं ना, कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, कंपनी अनलिमिटेड शेयर होल्डिंग मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का भी होता है। तो सर ये सब होता क्या है सर, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है माने कंपनी का जो मेंबर होगा ना, कंपनी का लायबिलिटी माने मेंबर का लायबिलिटी। अगर मार्केट में कंपनी का लोन है, तो अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी है, बात को समझे सर, अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी है तो हर एक मेंबर ओपन है पूरा कि कंपनी का लायबिलिटी उनको चुकाना पड़ेगा, कंपनी का लायबिलिटी उनको चुकाना पड़ेगा, अगर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में बना है। एक सेकंड देखो, मैं थोड़ा एग्जांपल वगैरह देके बनाऊं बोलूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, succession, separate legal entity, common sale, corporate will, permissions of subsidiaries, limited time, page number comes on the basis of liability। देख रहे हैं सर, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया, जैसे क्या बोला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। प्लीज बात को समझे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इस मैटर को मतलब डिस्कस करता है। क्या कहता है सर, लिमिटेड बाय शेयर्स में that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of associations to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares। सर बात को समझे, ये तो लॉ है, लीगली लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। It thus implies that for meeting the debts of the company, debt माने
डेब्ट माने क्या होता है सर? लोन। डेब्ट Loan. माने लोन। For meeting the debts of the company, the shareholder may be called up to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's asset. The ownership of the asset remains with the company because of its natural as a legal person. The extent of the rights and duties of the shareholder as co-owner is measured by his shareholdings. सर कुछ भी समझ में नहीं है। सर मानो एक कंपनी, अभी इसका लॉ आपको बताया मैंने, लॉ तो आपको समझना है, लेकिन उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मानो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, डजंट मैटर। कंपनी जो है सर, ये मार्केट से 10 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, चलो 10 करोड़ नहीं, मैं एबीसी क्या बिग बाजार का ही ले लेता हूँ। 24,000 करोड़ का लोन लिया था, 25,000 करोड़ समथिंग, 24,000 करोड़ का बिग बाजार का मार्केट में लोन था, ठीक है। अब 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ इतना लोन था बिग बाजार का, तो मैंने वही अमाउंट लिया। अब कंपनी ने 24,000 करोड़ लोन दिया, लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बाद में जब लोन रिपे नहीं होगा, लोन रिपेमेंट अगर फेल हो जाएगा, लोन रिपेमेंट अगर फेल हो जाएगा, तो कंपनी का ये पेमेंट कौन करेगा? कंपनी का शेयर होल्डर करेगा क्या? द आंसर इज यस, शेयर होल्डर करेगा, लेकिन कितना करेगा? कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा वो करेगा, पेमेंट करेगा, शेयर होल्डर पेमेंट करेगा लोन रिपेमेंट में, बट उतना ही करेगा जितने का लिमिटेशन है उनके लिए। सर क्या लिमिटेशन होता है? जैसे मानो जब कंपनी शेयर इशू करता है, जब कंपनी शेयर इशू करता है, से फॉर एग्जांपल कंपनी जब शेयर कैपिटल चाहिए ना, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता रहा था आपको, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, याद है सर? हाँ सर, ये मैंने लास्ट 2 क्लास में बताया क्या होता है ऑथराइज कैपिटल, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बहुत कुछ होता है। तो ये फिर से बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना सोचो कि अगर कंपनी ने मार्केट से 10 करोड़ उठाया था, और कंपनी ने मानो ऐसा बोला था कि पर मेंबर 1 लाख शेयर 10 टका करके कंपनी को रीपे करेगा, सॉरी कंपनी को पे करेगा, रीपे नहीं पे करेगा। तो 1 लाख शेयर और 10 टका क्या है? शेयर का दाम, फेस वैल्यू, ये आप लोग जानते हो, कंपनी अकाउंट्स में भी करते हो। तो कंपनी 10 करोड़ उठाएगा अलग अलग शेयर होल्डर से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब 10 लाख शेयर, 1 लाख शेयर जो होल्ड कर रहा है, 10 टका पर शेयर में वो पे करेगा कंपनी को, तो कितना पे करेगा? 10 लाख पे करेगा। इतना ही कंपनी के पास उसका लिमिटेशन है कि भाई एक शेयर होल्डर 10 लाख पे करेगा। लेकिन मानो कि कंपनी अभी शेयर होल्डर से 10 टका नहीं, सिर्फ 5 टका लिया है, यानी कंपनी को शेयर होल्डर ने पेडअप किया 5 टका। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कॉल किया था 5 टका, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू ही पेडअप होता है, जितना कंपनी कॉल करेगा उतना ही शेयर होल्डर पे करेगा। तो अगर कंपनी ने 5 टका कॉल किया तो शेयर होल्डर ने भी 5 टका पे किया, यानी आउट ऑफ 10 रुपीज 5 रुपीज ऑलरेडी पे हो चुका है, लेकिन स्टिल 5 रुपीज पेंडिंग है। अब मानो जब कंपनी का मार्केट में लोन वगैरह हो गया है, अब कंपनी सोच रहा है कि भाई हमारा जो शेयर होल्डर है वो कुछ पैसा दे दे, तो कंपनी का इतना लायबिलिटी है, तो पूरा लायबिलिटी क्या शेयर होल्डर पे करेगा? सर पे उतना करेगा जितने के लिए वो लिमिटेड लायबिलिटी रखा है। तो ये हो जाते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। माने अगर 10 लाख अमाउंट है तो 5 लाख ही पेमेंट हुआ है, माने 1 लाख शेयर होल्ड वो करता है और 5 टका कंपनी कॉल किया है, तो 5 इंटू 1 लाख पे हो चुका है, लेकिन 5 इंटू 1 लाख अभी भी पेड बाकी है। तो जो बाकी अमाउंट है उतना पे करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं देगा, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी नहीं देगा, जितने के लिए वो लायबल है उतना ही देगा, दैट इज लिमिटेड लायबल। इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। भले ही कंपनी का लायबिलिटी हो, आप कोई बोलेगा सर बैंक ने इतना लोन क्यों दिया फिर?
सर बैंक कंपनी का एसेट देख के लोन देता है, बैंक कंपनी का एसेट देख के लोन देता है, शेयर होल्डर का एसेट देख के नहीं। हाँ ऑब्वियसली शेयर होल्डर मायने रखता है, वो क्वालिटेटिव मैटर होता है, बट जब बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करेगा वो कंपनी का बिजनेस देखेगा, कंपनी रिलेटेड मैटर देखेगा। इंडिविजुअल शेयर होल्डर या कंपनी का ओनर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो इनके लिए मेनली मैटर नहीं करता रियल लाइफ में। So point is that company limited by shares, section 2 subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the member of a company is limited by its memorandum of association, कहाँ लिखा होता है? MOA में लिखा होता है। MOA कहाँ दिखा है मैंने? ये देखो, ये रहा टाटा पावर का मेमोरेंडम, इसके अंदर नीचे जाओ आपको सारा दिखेगा, सब लिखा रहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि अनलिमिटेड बाय शेयर्स है, सब लिखा रहता है। तो आप समझ रहे हो कि एमओए में क्या लिखा रहता है? ये जो मैं आपको एमओए हुए तब से शुरू से चिल्ला रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहा हूँ? मैं बोला ना एमओए क्या होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेसिस में कंपनी रन होता है। तो इफ दस implies that for meeting the debts of the company, अगर मार्केट में कंपनी का लोन है, the shareholder may be called upon, shareholder को बुलाया जाएगा to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholding. His separate property, उनका घर का प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगा, cannot be encompassed to meet the company's debt. तो फिर बैंक को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सर वो बैंक का प्रॉब्लम है, वो बैंक का प्रॉब्लम है। और एक बात समझो, इट मे बी वर्थवाइल टू नो दैट, एक चीज और जानना चाहिए आपको, दैट दो अ शेयर होल्डर इज ए को-ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट ए को-ओनर ऑफ द कंपनीज एसेट। अगर कोई कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो ऑब्वियसली आप कंपनी का को-ओनर बन जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको अभी पेटीएम में बात कर रहा था, मैनकाइंड फार्मा में बात कर रहा था, अगर कोई जैसे अभी मैनकाइंड फार्मा में जैसे मैं बात किया था कि काफी सारे लोगों ने मैनकाइंड फार्मा में पैसा लगाया, ठीक है, तो मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप पेटीएम का शेयर होल्ड करते हो या फिर कोई भी कंपनी का आप शेयर होल्ड करते हो तो आप कंपनी का को ओनर बन जाते हो, बट इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, कि कंपनी के एसेट्स का भी ओनरशिप आप पे आ जाता है, क्योंकि कंपनी का एसेट का ओनरशिप कंपनी का होता है, शेयर होल्डर का नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, आप कंपनी का ओनर हो पर कंपनी का एसेट का ओनरशिप आपके अंदर नहीं आएगा। अगर आप पेटीएम में शेयर होल्डर हो तो पेटीएम का को ओनर बन जाओगे आप। यानी विजय शेखर शर्मा, ही इज द सीईओ ऑफ द पेटीएम, लुक एट हियर, विजय शेखर शर्मा इज द सीईओ एज वेल एज प्रोमोटर, प्रोमोटर माने ओनर भी है वो, ठीक है, ओनर भी है। अगर पेटीएम में मेरा शेयर है तो मैं भी पेटीएम का को ओनर हूँ, जितने का शेयर है मेरा, भले ही वो परसेंटेज में 0.00000001 ही क्यों ना, फिर भी मैं को ओनर हूँ। लेकिन इसका माने ये नहीं कि मैं कंपनी का एसेट्स पे मेरा भागीदारी है। इवन मेरा क्यों, विजय शेखर शर्मा की भी भागीदारी नहीं है कि उसमें एसेट्स का भाग सिर्फ कंपनी का है। क्या कहते हैं, ये लॉ है सर, द ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द कंपनी। कंपनी कौन? 197 कम्युनिकेशन, माने पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज ए लीगल पर्सन, the extent of the rights and duties of a shareholder as owner is measured by his shareholding. यानी कंपनी में उसका कितना राइट आएगा, कितना शेयर होल्डिंग आएगा, ये डिपेंड करता है वो कितना शेयर होल्ड करता है। सर बोलो समझ में आया? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक। पेटीएम कभी प्राइवेट था, पेटीएम कभी प्राइवेट ही बना था, 197 कम्युनिकेशन। रिसेंटली 2022 में पेटीएम पब्लिक हुआ है, यानी स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ है। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ तो प्राइवेट हो गया, सॉरी प्राइवेट से पब्लिक हो गया। मैनकाइंड फार्मा जो इतना दिन प्राइवेट कंपनी हुआ करता था, जिसके बारे में मैं बता रहा था, मैनकाइंड फार्मा, जिसका प्रोस्पेक्टस देख रहे थे आप, मैनकाइंड फार्मा इतना दिन तक प्राइवेट कंपनी, बट रिसेंटली स्टॉक मार्केट लिस्टेशन प्रोसेस में आ गया। अब आई थिंक आज ही इसका शेयर लिस्टेड हो चुका है, मे बी हो चुका है, किसी को पता है? मैंने खबर नहीं रखा सर, भूल गया। मैनकाइंड फार्मा
मुझे लगता है अभी भी नहीं आया। नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ये मैन इंडस्ट्रीज क्या आया है? नहीं, ये नॉट दिस, अभी तक आई थिंक नहीं आया है। एक दो दिन में आ जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि मैनकाइंड फार्मा का क्या हुआ है। अभी तक नहीं आया। नो सर, अभी तक चार्ट नहीं बना, ठीक है। तो जब आएगा आप भी देख लोगे कि क्या दाम में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। सो माय पॉइंट इज दैट कि मैनकाइंड इतना दिन प्राइवेट था, अब वो पब्लिक हो चुका, बट वो सब अभी लिमिटेड बाय शेयर्स ही है, ठीक है। मैं इतना आपको बता दूं। सर ये तो हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स। सर लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, जान लो सर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake by the memorandum to contribute the asset of the company in the event of being wound up। माने जब कंपनी बंद होगा तब कंपनी के एसेट्स में वो कंट्रीब्यूट करेगा, कंपनी के एसेट्स पे कंट्रीब्यूट करेगा, परचेज वगैरह करके कंपनी का लोन वगैरह रीपे करेगा। Thus, the liability of member of a guarantee company is limited up to stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. The common feature between a guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability. In the latter case, when a guarantee के case में the member's liability is limited by the amount remaining unpaid on the share which each member holds. Both of them have to state in their memorandum, and the member's liability is limited. However, the distinction between these two types of companies is that in the former case, limited by share के case में, the members may be called upon to discharge their liability only after commencement of the winding up and only subject to certain conditions. But in the latter case, they may be called upon to do so at any time, either during the company's lifetime or during its winding. मैंने आपको मैं समझाता हूँ। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, ठीक है, लॉ का लैंग्वेज तो आपने देख लिया। अब आप सिंपल वाला बात समझो, ठीक है। सिंपल वाला बात यह है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी में जो मेंबर कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करने का वादा करता है, ठीक है, जो मेंबर कंपनी के एसेट्स पे कंट्रीब्यूट करने का वादा करता है, कब? इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वुंड अप, जब कंपनी बंद होने जा रहा है, उस टाइम पे ये आएगा, शेयर होल्डर लोग कंपनी के एसेट्स पे कंट्रीब्यूट करेगा, लोन वगैरह रीपे करेगा। The liability of member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. जो मेमोरेंडम के बनाने के टाइम पे बोला गया है कि भाई गारंटीड कंपनी है, कुछ मेंबर या फिर मैक्स सारा मेंबर ये लाइबिलिटी लेता है कि जब कंपनी वुंड अप होगा हम लोग इतना इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के एसेट्स पे। मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड, और जितना मेमोरेंडम में बोला रहेगा उससे ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं आएगा। मतलब ये लिमिटेड है, इसीलिए बात लिमिटेड है। और ये बात सिर्फ कंपनी उंडअप के टाइम पे, माने उंडअप माने बंद होने के टाइम पे ये लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट काम करेगा। एक बात जो यहाँ पर बोला है कि कॉमन फीचर क्या है गारंटी कंपनी यानी शेयर मतलब लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का, दोनों केस में कंपनी लीगल पर्सनैलिटी है, दोनों केस में लिमिटेड लायबिलिटी है, ये कॉमन है। लैटर केस माने यहाँ पर शेयर कैपिटल माने लिमिटेड बाय शेयर्स को यहाँ पर लैटर बोल रहा है, लिमिटेड बाय शेयर को यहाँ पर लैटर केस बोल रहा है। लैटर माने बाद का जो सिचुएशन माने लिमिटेड बाय शेयर्स। इन द लैटर केस द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर व्हिच ईच मेंबर होल्ड, जो कंपनी का शेयर होल्डर होल्ड कर रहा है, अगर कोई अमाउंट बाकी है, जैसे कंपनी का फेस वैल्यू मैंने बताया था 10%, 1 लाख करके शेयर कंपनी इशू किया था, तो अगर कोई मेंबर शेयर खरीदेगा तो 1 लाख शेयर 10% करके कंपनी को पे करेगा। कंपनी को अगर वो 10 की जगह 5 पे करके रखा है तो अभी 5% ही बाकी, तो सिर्फ उतना अमाउंट देने के लिए वो राजी रहेगा। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम, और दोनों चीज मेमोरेंडम में बोला रहेगा कि उसका लायबिलिटी कितना रहेगा। लेकिन जो डिस्टिंक्शन यहाँ पर बोला है बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इज दैट फॉर्मर माने गारंटी कंपनी members may be called upon to discharge their liability only after commencement of the winding up, यानी जब से बिजनेस वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू करेगा सिर्फ तभी मेंबर को बुलाया जाएगा कि भाई आओ अपना लायबिलिटी क्लियर करो,
जो आपने लिमिटेड बाय गारंटी के टाइम पे मेमोरेंडम में बोला था। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर के केस में अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो कंपनी उंड अप के टाइम पे भी बुलाया जा सकता है और कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन उतना ही जितने का लिमिटेशन है। प्लीज टेल मी सर, बात समझ में आया? हेलो हाँ सर। सबाई बुझते पेरे छे અને सबको क्लियर हुआ बात? प्लीज टेल मी सर। यस सर। यस सर। ये होता है सर लिमिटेड बाय गारंटी और ये होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। सर इसके अलावा क्या होता है? सर अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। अच्छा देखो, ये जो मैं आपको बोला इसके ऊपर एक केस था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के ऊपर, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, सुप्रीम कोर्ट का केस था, वही गारंटी लेके बात वाली। जो कंपनी में गारंटी देता है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का जो बेंचमार्क लैंडमार्क जजमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ ए गारंटी कंपनी to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. The membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholder. माने जो गारंटी मेंबर होता है ना कंपनी का, वो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट लेगा क्योंकि वो कंपनी के बंद होने के टाइम पे वो स्पेशल गारंटी लेता है कि मैं कंपनी के एसेट्स पे कंट्रीब्यूट करूंगा, एक्स्ट्रा प्रिविलेज उनको मिलता है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू के केस में बोला था। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का कोई केस रेफर करो, ठीक है, या फिर आप भी क्वेश्चन का आंसर देने के टाइम पे केस को रेफर कर सकते हो। सर अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में बोला है, डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी एज ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। कोई लिमिट नहीं है। In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to be a member. अगर आप कंपनी का मेंबर नहीं हो, अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो, तो फिर आपका लाइबिलिटी छूट गया। मैंने अगर मार्केट में लोन है लेकिन आप तो मेंबर नहीं हो ना, आप अपने शेयर होल्डिंग छोड़ चुके हो, तो बस कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा आप पे। बट अगर आप शेयर होल्डर हो और कंपनी अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, तो कंपनी का जो लाइबिलिटी होगा, अगर कभी प्रॉब्लम हुआ, आपको कंपनी के लाइबिलिटी में भागीदारी होना पड़ेगा। The liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members also. यानी अगर मार्केट में कंपनी का 10 लाख का 10 करोड़ का लाइबिलिटी बना हुआ है या 10 लाख का व्हाटएवर बी द केस, ऐसा थोड़ी है कि 10 करोड़ से ही कंपनी बनता है, 10 लाख से भी कंपनी बनता है, 10,000 से भी बन सकता है, नो इश्यू विद दैट। बट कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में 10 करोड़ का लोन है और अगर कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, जो मेंबर है कंपनी का उसके ऊपर कंपनी का लायबिलिटी आएगा। बट हाँ, अगर कंपनी में मानो 200 मेंबर है तो ये पैसा 200 मेंबर मिलके देगा, ऐसा नहीं कि आप अकेले देंगे, इसलिए वो बाकी का भी कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ईच शेयर सो लॉन्ग एज द कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न माने जब तक कंपनी चालू है, गोइंग कंसर्न माने कंपनी चल रहा है। The liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims. और अगर क्रेडिटर का पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो क्रेडिटर चिल्ला हल्ला चालू कर देता है कि बंद करो कंपनी को और हमारा पैसा रिटर्न करो एसेट बेच के। ऑफिशियल लिक्विडेटर माने जो कंपनी को बंद के प्रोसेस में योगदान करते हैं, जैसे कि चार्टर्ड, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर वगैरह, ये सब ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं। May call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company, which can be unlimited. अनलिमिटेड कंपनी होगा तो कंपनी के शेयर होल्डर को किसी भी मूवमेंट में बुलाया जा सकता है और कंपनी के लायबिलिटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला जाता है। माने पर्सनल एसेट्स भी हाथ लगाया जा सकता है। माने कंपनी के पास नहीं है ना, अगर कंपनी के पास नहीं है ना, तो पर्सनल एसेट्स पे भी बात आ जाएगा सर, बस यही बात है।
तो मैं आशा करता हूं ये जो तीन तरह का कंपनी बन सकता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सिमिलरली लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में। और ये जो गारंटी का बात है तो कभी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कभी विदाउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अनलिमिटेड में भी विद कैपिटल विदाउट कैपिटल भी हो सकता है। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में, अनलिमिटेड के केस में। मैं ये विद कैपिटल विदाउट कैपिटल में आगे के क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गया ना? जरूरी है सर। हाँ सर। बहुत बहुत केस में क्या होता है ना, ये बेसिक सी कई बार दिक्कत हो जाता है, ठीक है। As you can observe in above chart that companies could be with liability, limited liability or unlimited liability. For government company, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट है तो वो अपने नाम के बाद सफिक्स में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड जरूरत नहीं है उनको लिखने का। अगर कंपनी गवर्नमेंट है ना तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लिखना नॉट रिक्वायर्ड। इसके बारे में कंपनीज एक्ट ने 5 जून 2015 में बोला है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के बाद प्राइवेट लिखेगा। अगर कंपनी प्राइवेट है बस स्टॉक मार्केट वगैरह में लिस्टेड है तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखेगा, ठीक है। बट सरकारी कंपनीज के केस में नॉट रिक्वायर्ड। दिस एक्सेप्शन शैल बी एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी व्हिच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट in filing its financial statement under section 137 और annual return under section 92 of the register of companies। ये दो सेक्शन आप लोग अभी एडवांस लेवल पे पढ़ोगे जब मैं आगे ये सब चैप्टर और कवर करूंगा, जहां पर मैं एनुअल रिटर्न बताऊंगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। बस इतना समझ के चलो कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? एनुअल रिटर्न फाइल करना। तो अगर वो एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना करता हो तो फिर वो अपना ये जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लिखने का जो एक लीगलिटी है इससे वो बच सकता है। लेकिन अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह है ना तो फिर उनको लिखना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि ये जो एग्जेम्पशन है ये रिटर्न फाइल वगैरह में डिफॉल्ट होने से नहीं मिलेगा। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। In case of a public company with or without limited liability, any 7 or more person, minimum shareholder होना चाहिए, can form a company for any lawful purpose by subscribing their names to a memorandum and complying with the requirement of this act in respect of registration। और अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, चाहे वो लाइबिलिटी वाला हो या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, कम से कम 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए, लॉफुल पर्पस में आना चाहिए और मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन करके जमा करना। मैं प्रोसेस आगे बताता हूँ। The same way, 2 or more persons can form a private company and 1 person of our company to be formed in OPC. However, that OPC need to be specified the name of one nominee in the MOU। अगर आप एक OPC चलाते हो तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक नॉमिनी के बारे में बताना पड़ेगा, who would take his place in case of his death or his incapacity to contract। The nominee could be changed as per the process and this will not attract process for alteration of member। नॉमिनी चेंज हो सकता है। मैंने आज किसी को नॉमिनी किया, 1 साल बाद लगता है मैं नॉमिनी चेंज करूंगा, कर सकते। उसके लिए मेमोरेंडम चेंज करने का जरूरत, बस नाम चेंज होगा नॉमिनी। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए बेसिक रूल तीनों कंपनी के लिए फॉलो होगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर? वो पब्लिक हो जाता है और 1% और स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी पब्लिक हो जाता है क्योंकि पब्लिक के पैसे से बिजनेस करता है। तो यहाँ पर बेसिक रूल्स फिर से एक बार रिपीट किया गया। जो भी कंपनी आप बनाओगे, कंपनी फॉर्म अंडर सबसेक्शन 1 में आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या नॉन। मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब मेंबर माने जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है उनको मेंबर कहा जाता है, ठीक है। जो कंपनी का शेयर होल्डर होते हैं हम उसे कंपनी का मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो बोलता है सर यहाँ पर कि मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, जो सेक्शन 3A में कहा गया है, इफ एट एनी टाइम
द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी इज रिड्यूस्ड। सर मैंने जो मिनिमम नंबर चाहिए अगर उससे कम हो गया तो मैंने एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी का मेंबर कभी भी बिलो 7 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो पब्लिक कंपनी का स्टेटस प्रॉब्लम हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी का मेंबर 2 से कम नहीं होना चाहिए। एंड द कंपनी कैरीज ऑफ बिजनेस मोर देन 6 मंथ्स व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज सो रिड्यूस्ड। अगर कंपनी रिड्यूस्ड मेंबर से यानी 7 की जगह 5 या 6, 2 की जगह 1, ठीक है, अगर इस तरह से बिजनेस 6 महीने से ज्यादा दिन तक चल रहा है, बात समझ रहे हो सर? इस तरह से अगर 6 मंथ से भी ज्यादा समय तक चल रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बात सही नहीं रहेगा सर, इट्स नॉट अ गुड थिंग। देन क्या करना पड़ेगा? एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का मेंबर है मैंने शेयर होल्डर है, ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज, मतलब जब बिजनेस चल रहा है, आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड इज कॉग्निजेंट माने एवर, ठीक है, मतलब मुझे पता है, जैसे कॉग्निजेंट बोल के एक बहुत फेमस एक आईटी कंपनी है, ठीक है, मैंने आया मैं मतलब कोई कॉग्निजेंट में काम करते हैं, मतलब वो एवर है ना, एवर मैंने उसको पता है ना? चलो अच्छा नहीं मिली। तो 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members as the case may be, shall be severally liable for the payment of the whole debt of the company contracted during that time and may be severely sued therefore। माने समझ रहे हो सर? अगर कंपनी का मेंबरशिप 6 महीने से ऊपर कम मेंबर में चल रहा है, जितना जरूरत होता है एज पर लॉ, ऐसा नहीं है, तो जितना मेंबर उस टाइम पे काम कर रहा है, अगर उसको पता है, जानबूझ के कर रहा है ऐसा, तो अगर कंपनी का 6 मंथ्स में कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होता है, होल डेब्ट्स, अगर मार्केट में 10 लाख का लाइबिलिटी है, 10 करोड़ का है, 100 लाख का है, जो भी लाइबिलिटी होगा, जितना मेंबर रहेगा और उस 6 महीने में जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होगा, पूरा का पूरा अमाउंट वो लोग देगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है उन सभी के ऊपर सेवरली केस भी बनेगा, मैंने केस शो भी हो सकता है। बिकॉज अगर आप कंपनी में हो, 6 महीने से एक भूल चले जा रहा है, आपने क्यों नहीं बताया आरओसी? हाँ, या तो फिर आप अपना प्रॉब्लम सुधार लो कि भाई ये मेंबर चला गया, बदले में ये मेंबर आ गया, लेकिन आप इलीगल वे से क्यों चला रहे हो, अनलॉफुल वे से क्यों चला रहे हो आप, है ना? तो अगर मेंबर रिड्यूस हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर बोल दिया, समझ में आ गया? सेक्शन 3 ये क्लियर है सर? हेलो हाँ सर। सर, अब आते हैं सर सेक्शन 7 पे, जिसके लिए आप लोग शायद इंतजार कर रहे थे। हाँ, इंतजार हो गई, इंतजार की। हाँ, ऐसे गाना है, पता नहीं कौन सा गाना है, बट ऐसा कुछ गाना है, इंतजार हो गई, ठीक है, ये इंतजार कर रहे थे हम लोग। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पूरा स्टेप्स दिया हुआ है। सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीडियर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशंस। सर ये एप्लीकेशंस कहाँ जाके करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था कि विजिट एमसीए सर्विस, विजिट एमसीए सर्विस। यहाँ पर देखो, आप एमसीए के साइट में जाके भी कर सकते हो। हाउ कैन आई रजिस्टर एन इंडियन कंपनी, बोला है, कौन सा फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, सब बोला है। देखो, incorporating a company through a simplified pro forma for incorporated company electronically with EMOA माने electronic memorandum of association, incorporation INC 33, EAOA माने article of association, INC 34 is default options of most companies are provided to incorporate through SPICE only। SPICE क्या है मैं आगे बताऊंगा, simplified pro forma का एक concept है, I will discuss in later stage, ठीक है, ये इसी चैप्टर में आएगा सर। ये देखो सर, एमसीए सर्विस में जाओ, एमसीए सर्विस में जाके चेक कंपनी नेम दिखाई दे रहा है, चेक कंपनी
यहाँ पर चेक करो, आपका जो कंपनी आप देना चाहते हो चेक कर सकते हो। मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ एक बार, बाकी काम आप घर पे बैठे बैठे सर्वे करो, रिसर्च करो, जो करना है करो। ओके सर, तो रिजर्वेशन ऑफ ए नेम बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशन। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है? ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए। सर एमओए एओए में तो तब से बात करे जा रहा हूँ। ये जो एमओए है टाटा पावर का है। टाटा पावर पुराना कंपनी है, 2020 में मैंने इसको डाउनलोड किया था। टाटा पावर के शेयर में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने भी किया था उस टाइम पे। तो मैं उनको बता रहा था कि भाई देखो कंपनी कब आया है, इसके बारे में जानकारी इस तरह से लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाटा पावर का क्या है, एमओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एज वेल एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इस पे कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स बोला है, कितना कैपिटल लेके आया है, क्या बिजनेस चेंज हुआ है, ठीक है, सब कुछ। तो वही बात यहाँ पर बोला है यहाँ पर कि ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए आजकल तो ऑनलाइन में हो जाते हैं सर, एंड इट सबमिशन टू आरओसी। फिर उसको कहाँ डालना है? आरओसी में, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। जैसे कोलकाता में निजाम पैलेस इज द आरओसी हेडक्वार्टर, ऐसे हर स्टेट में। दिस डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ई फाइल्ड एंड ई स्टैम्प्ड। ई फाइल करना है, ई स्टैम्प भी करना। कॉन्सेंट ऑफ, बाकी देखो ये सब जब आप रिटर्न फाइलिंग वगैरह का काम करोगे ना फॉर्म में, आप अगर एक बार करोगे, दो बार करोगे, समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको प्रायर नॉलेज है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी काम कंप्यूटर में एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना करो, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है ना नॉलेज, इफ यू नो इट्स प्रायरली, तो बस काम खत्म, पैसा हजम। Consent of persons nominated as directors to act as directors to be submitted electronically. Submission of statutory declaration of compliance and other declaration. यानी जो भी जरूरी लीगल मैटर है सब कुछ जमा करो। Pay fees and amount of stamp duty electronically. Obtain certificate of incorporation digitally signed by others. Incorporation certificate में आपको दिखा रहा था ना, पेटीएम को दिया गया था, ये देखो। ये कुछ चेंजेस हुआ था ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तब दिया गया। बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ ऐसे देखने में, ये रहा, दिखाई दे रहा है? ऐसे होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब बना है, मतलब कंपनी का जन्म कब हुआ है ना, कंपनी का जन्म कब हुआ है, इस जन्म के बारे में। जन्म माने बर्थ। पे फीस एंड अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। ये जब भी आप फाइलिंग वगैरह करोगे आपको एक रिक्विजिट फीस बता देगा, उसको जमा करना है। ऑब्टेन सर्टिफिकेट एंड इनकॉर्पोरेशन डिजिटली साइंड बाय आरओसी and file declaration about address of registered office. Now, new requirement of submitting declaration that all subscriber have paid the value of shares agreed to be taken by him. Verification of registered office has been filed, and this requirement is needed to be complied with before the commencement of. ये सारी डिटेल्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लेना चाहिए। अब जो भी मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, कि फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होता है, इसका नोट्स मैं आपको शेयर करता हूँ, आप घर पे एक बार देखो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक प्रोसेस ना लाइन बाय लाइन बताऊंगा। फिर साथ में और भी चीजें जानना है, अगर कभी भी नाम रिमूव करना है, मतलब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है नाम रिमूव करना है, बिजनेस को बंद करना है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी से अनलिमिटेड लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है, एमओए चेंज होगा, एओए चेंज होगा, अदर ऑर्डर पास करना है, कैसे होगा, ये भी तो जानना है। सिर्फ बिजनेस बनाने से नहीं होगा, एक बार बनाने के बाद क्या प्रॉब्लम होने से क्या करना है, नहीं करना है। जैसे अभी मैं आपको स्पाइस बता रहा था, आजकल सर कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्पाइस बोलते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, एंड दिस इज नोन एज, इन शॉर्ट दिस इज नोन एज स्पाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यही सब चर्चा मैं करूंगा। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी करूंगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 करूंगा। सेक्शन 8 माने चैरिटेबल कंपनी बोलूंगा, ठीक है, माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब एक एक करके होगा सर, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, नहीं होगा, सब बात करेंगे, केस स्टडीज भी हो। आज का क्लास मेरा इतना ही है सर, बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? तुषार, शुभीर, सोमनाथ, समन्विता, हाँ सर। रवि, Yes. नील, यस सर। नयनी, सनन, आयन, বোঝা যাচ্ছে तो सबको समझ में आ रहा है ना?
हाँ सर। ठीक है सर, ऐसे ही पढ़ते रहो, घर पे रिवाइज करते रहो, लिख लिख के पढ़ते रहो, सेक्शन को मेंशन करते रहो, ठीक है? क्योंकि जब मैं टेस्ट अरेंज करूंगा, ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है? आप लोगों को टेस्ट देना है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, जिसका जो भी सुटेबल होता है करो, बट टेस्ट देने आओ। मैं तो बोलूंगा कि ऑफलाइन के लिए ज़्यादा, टेस्ट के लिए आओ, ठीक है? टेस्ट देने आओ, देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, मैं बोलूंगा ये चैप्टर खत्म होने दो, फिर कंपनी लॉ पे टेस्ट हो। ओके सर, आज इतना ही है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट थैंक यू सर, Thank you, गुड नाइट sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। Good day, sir. गुड नाइट सर, गुड नाइट।